दोस्तों, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों है और डेप्रिसिएशन को अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं अपन जो 3 बिंदु पे इसको कवर करेंगे आज के टॉपिक को कि डेप्रिसिएशन क्या है। सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन का मीनिंग है वो है मूल्यह्रास, यानी कि मूल्य में कमी का होना, या इसको अंग्रेजी में अपन कह सकते हैं डेफिसिट इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू का कम होना। बिजनेस में जितनी भी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स है जिनका की जीवन काल मापा जा सकता हो, उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन को समझने से पहले अपन को कुछ एक्सपेंसेस के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, जिससे कि इस जो टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, इसको अच्छे से अपन समझ सके। फ्रेंड्स, बिजनेस में 2 तरीके से अपन लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। पहला है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि जिस फाइनेंशियल ईयर में किए जाते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि उसी फाइनेंशियल ईयर से वो बिलोंग करते हैं, पर्टेन करते हैं। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो उसी फाइनेंशियल ईयर में अब्जॉर्ब नहीं होते फुल्ली जिस फाइनेंशियल ईयर में वो किए जाते हैं, बल्कि उनका जो लाभ है वो आने वाले कुछ वर्षों तक अपन को मिलता रहता है, यानी कि वो उसी साल में पूरा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। वो हो गए आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स। यहां अपन थोड़ा संक्षिप्त में समझेंगे। यदि आपको कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ फर्दर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में टाइप करें प्लीज, तो मैं अकॉर्डिंगली आपका जवाब दूंगा। अब आपने देखा कि कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं का अपन डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स जिनका की जीवन काल मापा जा सके। बहुत से लोगों को ये दुविधा होती है कि साहब, जब आप बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं लेकिन लैंड का नहीं करते। ये अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो दोस्तों, बिल्डिंग है उसका जीवन काल जो है उसको मापा जा सकता है। जैसा कि अपन ने चर्चा की इसके डेफिनेशन या इसको समझने के लिए कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो इसके जीवन काल को मापा जा सकता है बिल्डिंग के को कि ये 10 साल, 15 साल, 20 साल उसका एक जीवन काल है। लेकिन लैंड है उसका कोई जीवन काल नहीं है, जिसको जीवन का उसको मापा नहीं जा सकता है, तो लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है और क्यों इसको चार्ज किया जाता है। कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, यदि आप देखते हैं तो सोसाइटीज, ट्रस्ट, एनजीओज, इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ कर रखा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पूरा का पूरा उसी साल में क्लेम कर सकते हैं। तो ये लोग आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते जब उन्होंने पूरा खर्चा, पूरा असेट जो परचेज किया है उसका फुल अमाउंट ही उन्होंने जब उसी फाइनेंशियल ईयर में चार्ज कर लिया है तो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 थोड़ी सी इस बारे में अपन को व्यवस्था देता है कि डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ बिजनेस एंटिटीज पे लागू होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे ये लागू नहीं होता है। इसकी वजह यही है कि वो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को भी उसी साल में फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हैं, जबकि बिजनेस हाउसेज में ऐसा नहीं कर सकते अपन चाह के भी। मान लीजिए कोई बिजनेस हाउस में कंप्यूटर्स की परचेज की जाती है, उन्होंने 50 पीसीज खरीदे हैं। मान लीजिए एक पीसी की कॉस्ट है 40,000 रुपए, तो क्या उस बिजनेस में पूरे अमाउंट को उसी साल में क्लेम कर लिया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना, वो पूरा अमाउंट एक्सपेंसेस में क्लेम नहीं किया जा सकता। तो क्यों है? इसका सीधा सा कारण जो है
कि सरकार ये चाहती है कि जितना यूटिलाइजेशन हो रहा है उसी अनुपात में आप उस खरीद का या जो आपने एक्सपेंस किया है उसका हिस्सा P&L में डेबिट करें, बाकी पूरा हिस्सा आगे कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि जितने वर्षों में वो आपके संपत्ति काम आ रही है या जो खर्चा आपने किया है उसकी जो वैल्यू है वो आपको रिसीव हो रही है आने वाले कई वर्षों तक, तो आप उनमें अपना जो एक्सपेंस है उसमें एलोकेट कर सके, ना कि पूरे एक ही साल में एलोकेशन ले लें पूरे एक्सपेंसेस का। तो क्यों है का जवाब ये है कि ये बाध्यता है आपके ऊपर कि आप एक ही साल में पूरा खर्चा क्लेम नहीं कर सकते यदि जीवन काल उसका ज्यादा है, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो कंप्यूटर आप परचेज कर रहे हैं उसका पूरा अमाउंट आप उस साल में नहीं करके कुछ वर्षों में आप करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन का रेट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है 60%। तो आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने परचेज किया है उस साल आप 60% क्लेम करेंगे सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट। बाकी जो असेट की वैल्यू है वो आगे आने वाले वर्षों में काम में आएगी और आगे भी आप इसी तरीके से उसको क्लेम करते रहेंगे। दूसरा उदाहरण मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करता हूं कि आपने प्रिंटर खरीदा है बिजनेस में, तो प्रिंटर हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कि आपको हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, और जो प्रिंटर की परचेज की है उसको आपको बुक करना है एज एन असेट। लेकिन यदि यही आप प्रिंटर के में जो कार्टेज है उसकी रिफिलिंग कराते हैं जिसके कि 200, 250 या 300 रुपए लगते हैं, तो उसका तो आप पूरा का पूरा कंप्यूटर या प्रिंटर एक्सपेंसेस करके जो भी आप हेड बनाते हैं उसमें पूरा क्लेम कर लेते हैं। इसकी वजह यही है कि वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो आपने पूरा क्लेम कर लिया। कंप्यूटर और प्रिंटर का जो परचेज है वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। ये दोस्तों व्यवस्था दी गई है। इसके साथ एक छोटी सी जानकारी और मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते हैं इसमें दो व्यवस्थाएं दी गई है। पहला, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अलग व्यवस्था है, और जो कंपनीज है, रजिस्टर्ड कंपनीज है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है चाहे लिमिटेड कंपनीज है, उनके लिए डेप्रिसिएशन की अलग व्यवस्था है। गवर्नमेंट की तरफ से डेप्रिसिएशन का चार्ट, यानी कि किस रेट से, किस दर से आपको किस आइटम पे डेप्रिसिएशन लागू करना है या आपको डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, वो आपको रेट उसमें दी हुई होती है, उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, और कंपनीज पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का चार्ट या रेट दी हुई होती है उसके हिसाब से अपन को डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता है। एक जानकारी इसमें एक और है कि मान लीजिए किसी भी असेट की, जैसे अपन कंप्यूटर की भी बात कर रहे थे जिसमें कि डेप्रिसिएशन का रेट है 60%, तो क्या अपन कभी भी कंप्यूटर्स खरीदे अपन को 60% का रेट ही मिल पाएगा? जी नहीं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, सिर्फ याद रखने के लिए। वैसे एग्जैक्ट इसका जो डेट है वो एक दिन आगे पीछे है, 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती। गांधी जयंती दोस्तों आप याद रखिए। वैसे इसका यूजेज जो है वो ये है कि यदि आपकी असेट 182 डेज या इससे ज्यादा आपके बिजनेस में काम आई है तो आप पूरा रेट जो डेप्रिसिएशन का वो चार्ज करेंगे पूरे साल के लिए। और यदि ऐसा नहीं है, उससे कम संपत्ति आपकी प्रयोग में आई है, तो वो रेट आधी हो जाएगी। जैसे कंप्यूटर के केस में 60% है, तो यदि 3 अक्टूबर के बाद की परचेज है तो उस पर 30% ही आप चार्ज कर पाएंगे, न कि 60%। तो ये एक सिर्फ छोटा सा नोट है मेरी तरफ से, जिससे आप इसको आसानी से याद रख पाए कि सपोज किसी असेट की डेप्रिसिएशन का रेट 15% है और यदि गांधी जयंती के बाद खरीदी गई है, तो आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी रहेगी कि गांधी जयंती के बाद खरीदी है, गांधी जयंती से पहले खरीदी है। बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी आप रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रेफरेंस बना रखा है अपने लिए कि गांधी जयंती के बाद की जो असेट परचेज है उस पर अपन को हाफ रेट अप्लाई करनी है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का सब, कि अपन को डेप्रिसिएशन क्या है ये अपन ने समझा।
डेप्रिसिएशन क्यों है ये समझा और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है। डेप्रिसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। नॉन कैश एक्सपेंडिचर दोस्तों इसलिए कि आपने जो भी असेट खरीदी है, सपोज आपने अभी अपन बात कर रहे थे कि आपने कंप्यूटर्स खरीदे, तो जब आपने कंप्यूटर्स खरीदे हैं पेमेंट तो आपने तभी कर दिया है। अब आप अलग से कोई एक्सपेंडिचर उस समय बाद में नहीं कर रहे हैं जब आप बुक करेंगे, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आप अलग से कोई पैसा खर्चा नहीं करते हैं। आपने खर्चा जो करना था परचेज के टाइम पे आप पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ आप एलोकेशन वो है कर रहे हैं आपके P&L में, एक प्रपोर्शन जो उसका है प्रोपोर्शनेटली आप उस असेट की वैल्यू जो इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट में दी हुई है उसके हिसाब से आप एलोकेशन कर रहे हैं, आपके P&L में डेबिट कर रहे हैं उस अमाउंट को। तो दोस्तों ये है जानकारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन से संबंधित और कोई आपके सवाल हैं, कुछ दुविधा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली यही है मोटा मोटी कि जो डेप्रिसिएशन है वो क्यों लागू किया गया है और इसको रिकॉर्ड अपन कैसे करते हैं। छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको एक और दे देता हूँ। बाकी यदि आप प्रैक्टिकल डेमो चाहेंगे, इतना कुछ खास इसमें है नहीं प्रैक्टिकल आपको लाइव डेमो देने का, अदरवाइज मैं आपको टेली पे भी इसका डेमो बता देता। फिर भी यदि आपकी कोई दुविधा हो तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डेप्रिसिएशन जितनी भी आपके पास असेट्स हैं, आप जब अपनी बैलेंस शीट देखते हैं टेली में, जब आप ईयर एंड में बुक्स फाइनलाइज करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी आपके पास फिक्स्ड असेट्स है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो बिल्डिंग है, या इसी तरीके से जितनी भी एसेट्स आपके पास है, मोबाइल फोन्स हो गए, कोई यदि कंपनी के नाम से आपने व्हीकल ले रखे, मोटर कार है, या आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो बसेस हो गई, टैक्सीज हो गई, जो भी है आपकी कुल मिला के असेट जो है उस पर आप लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। तो जो भी असेट है उसमें आप ये देखेंगे कि इसका यूजेज कितने समय तक के लिए है। रेफरेंस के लिए मैंने आपको गांधी जयंती का रेफरेंस दिया था 2 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट वैसे 3 अक्टूबर है। तो यदि उससे पहले आपने परचेज की हुई है तो आपको जो रेट चार्ट में दी हुई है डेप्रिसिएशन के में, वो पूरी उसी रेट से आपको चार्ज करना डेप्रिसिएशन। और यदि उसके बाद की परचेज है आपकी, यानी कि आपकी 182 दिन से यदि कम यूटिलाइज हुई है तो आपको उसका रेट का आधा % आपको हो जाएगा, आधा % हो जाता है। 10% है रेट तो 5% आप चार्ज करेंगे, 20 है तो 10 करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। सिंपली आप क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, जो कि आपका P&L में डेबिट हो जाएगा, और असेट की वैल्यू का आप उस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। यानी कि 1 लाख रुपए की कोई असेट है, 10% आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन आप डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज और असेट की वैल्यू को कम कर देंगे 10,000 रुपीज से। यानी कि आपने जो डेप्रिसिएशन 10,000 क्लेम किया है उस 1 लाख रुपए की वैल्यू, असेट की जो वैल्यू है उसमें से, तो इसके बाद में असेट की वैल्यू कितनी बच गई? 1 लाख नहीं बचेगी, बल्कि 10,000 माइनस करने के बाद जो 90,000 बची है वही आपकी असेट की वैल्यू रह गई। डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपके साथ साझा करी है, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइस, देखते रहिए, सीखते रहिए।